योगी सरकार ने सभी सरकारों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गन्ना किसानों के खातों में ऑनलाइन 418 करोड़ रुपए डाले हैं। 3 सालों में 1,325 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है योगी सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड-19 से निपटने के लिए यूपी सरकार के उठाए गए कदमों की सराहना की है। तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदम सराहनीय है। साथ ही सिस्टमैटिक टेस्टिंग के लिए सुझाव भी दिए हैं। पशुधन विभाग टेंडर घोटाले में कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है। कार्रवाई के दौरान 2 आईपीएस पर गाज गिर सकती है। एसटीएफ ने दोनों आईपीएस पर एक्शन के लिए शासन को पत्र लिखा है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आईपीएस अरविंद सिंह और डीसी दुबे पर हो सकती है कार्रवाई। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक में भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा की जाएगी। देश के 8 राज्यों में राज्यसभा की 18 सीटों के लिए आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला होने की संभावना है। दुनिया भर के लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना से 85,78,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 4,56,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 45,30,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में हर दिन कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 13,586 नए केस सामने आए। 336 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 3,80,532 हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 3,752 नए केस सामने आए। इसी दौरान पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के 100 मरीजों की जान भी चली गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,751 हो गई है। दिल्ली में फिर टूटा है कोरोना का रिकॉर्ड। राज्य में पिछले 24 घंटे में 2877 नए मामले सामने आए। ये 24 घंटे में सामने आने वाली अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। कोरोना के अब तक कुल मामले 39,979 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 65 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि राज्य में कोरोना की वजह से अब तक 1969 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती चली जा रही है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 15,785 हो गई है। एक दिन में 630 नए केस सामने आए। अब तक 488 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2102 हो चुकी है। गुरुवार को प्रदेश भर में 80 नए मामले सामने आए। अब तक 26 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर डब्ल्यूएचओ की वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि इस साल के अंत तक इसके उपलब्ध होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के 10 दावेदार ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं। वहीं इनमें से 3 ऐसे हैं जो इससे भी आगे निकल चुके हैं, जहां इस वैक्सीन के एफसीएफसी को लेकर जांच की जा रही है। यूपी के अस्पतालों में बंद ओपीडी खुलवाने की मांग में दाखिल हुए जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना का टेस्ट कराए जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। वहीं हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि सूबे में अभी कोरोना के टेस्ट के क्या इंतजाम किए गए हैं और रिपोर्ट आने में औसतन कितना वक्त लगता है। गाजियाबाद में होटल खोल दिए गए हैं। होटल संचालकों ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी होटलों में ग्राहक ना के बराबर जा रहे हैं। होटल संचालक के अनुसार होटल व्यवसाय कोरोना के कहर से जूझ रहा है। इन दिनों होटल व्यवसाय केवल 5% ही चल पा रहा है। हरदोई में घर से कोरोना संक्रमित फरार हो गया है। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ये कदम उठाया। कुछ दिन पहले ही दिल्ली से युवक लौटा था। उसे होम क्वारंटीन में रखा गया था।
बुलंदशहर में क्वारंटीन सेंटर के बदहाली की तस्वीर सामने आई है। क्वारंटीन सेंटर में लोगों को समय पर खाना पानी नहीं दिया जा रहा है। वीडियो वायरल होने पर क्वारंटीन सेंटर डीएम पहुंचे, खाना बांटने वाली एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश जारी किया गया है। कोरोना जांच पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्राइवेट लैब में कोरोना जांच के लिए फीस निर्धारित कर दी गई है। कोरोना टेस्ट के लिए 2500 रुपए निर्धारित किए गए हैं। सरकारी या निजी अस्पताल से सैंपल भेजे जाने पर 2000 रुपए लिए जाएंगे। अधिक पैसा वसूलने पर एपिडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज होगा। आईसीएमआर और सीएमओ को इसकी जानकारी भी देनी होगी। शाहजहांपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा होता चला जा रहा है। 14 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई। शाहजहांपुर में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 87 हो चुकी है। अभी तक कोरोना के 47 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। मथुरा में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। 15 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 223 हो चुकी है। संभल में लगातार कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ अभियान शुरू किया। बता दें कि संभल जिले में कोरोना के अब तक 251 मामले दर्ज किए गए हैं। मेरठ के बेगमपुल चौराहे पर खुद को कोरोना पॉजिटिव बताकर युवक कार के सामने लेट गया। काफी देर तक युवक कार के सामने लेटा रहा और खुद को अस्पताल भिजवाने की मांग करता रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर वहां से हटाया तो वो पुलिस चौकी में भी जा घुसा, जिसे काफी मशक्कत के बाद वहां से हटाया गया। जालौन में अज्ञात कारणों के चलते प्रवासी मजदूर ने आत्महत्या कर ली है। गांव के बाहर पेड़ से लटका हुआ मजदूर का शव मिला है। मजदूर की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। संभल में सदर से एसपी विधायक लगातार धार्मिक स्थलों को लेकर सैनिटाइज करने की बातें कर रहे हैं। कुछ संस्थाओं और असामाजिक तत्वों ने ये अफवाह फैला दिया है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, जिससे धार्मिक स्थल साफ करना गुनाह है। इस पर एसपी विधायक जगह जगह पहुंचकर लोगों को समझा रहे हैं और सबको साथ देने की अपील भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में बसों के किराए में बढ़ोतरी पर देहरादून सिटी बस यूनियन ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। यूनियन के अध्यक्ष का कहना है कि हम सरकार और परिवहन विभाग के फैसले का स्वागत करते हैं। सरकार ने मोटर मालिक और परिचालकों की पीड़ा को समझते हुए किराया बढ़ाकर राहत पहुंचाई है। कोरोना काल में कांवड़ यात्रा शुरू होगी या नहीं, इसको लेकर असमंजस है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मसले पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। हालांकि जैसे हालात हैं उसमें कांवड़ यात्रा होना मुश्किल ही लग रहा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इसकी वजह कोरोना से प्रभावित इलाकों से आने वाले सब्जी विक्रेता भी बताए जा रहे हैं। वहीं मामले को देखते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि सब्जियां वहीं से मंगाया जाए जहां कोरोना के ज्यादा मामले नहीं हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेने वाले भारत के 76 जाबाज अस्पताल में भर्ती है। जानकारी के मुताबिक 18 सैनिक लेह के अस्पताल में एडमिट है। वो 15 दिन में ड्यूटी पर वापस लौटने की हालत में होंगे। वहीं 58 सैनिक अन्य अस्पतालों में भर्ती है। उन्हें हल्की चोटें हैं और वो 1 हफ्ते के अंदर ड्यूटी पर वापस लौटेंगे। एक और जहां लद्दाख की गलवान वैली में चीन के साथ हिंसक सीमा संघर्ष चल रहा है, वहीं रूस ने भारत को मजबूत समर्थन दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एनसीपी पर चीन के साथ चल रहे तनाव को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की है और समर्थन देने की बात भी कही है। भारत चीन की सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष को लेकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने आगाह किया है। पाकिस्तान कश्मीर घाटी और अन्य जगहों पर
आतंकवादियों को घुसाने और हिंसा भड़काने की कोशिश कर सकता है। इससे कश्मीर में अशांति बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग जगह पर सेना और आतंकी में मुठभेड़ हो गई। शोपियां में 5 तो पुंपोर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन जारी है। चीन से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। चीन से आयात होने वाले सामानों पर सरकार कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है। हालांकि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। गैर जरूरी सामानों के आयात में कटौती की कोशिश है। फिलहाल वाणिज्य मंत्रालय इसे लेकर वित्त मंत्रालय से चर्चा कर रहा है। अमेरिका ने प्रशांत महासागर में अपने 3 जंगी जहाजों की तैनाती कर दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस पर कहा कि इससे दक्षिण चीन सागर में हमारे सैनिकों को खतरा है। चीनी नेवी एक्सपर्ट ली जेई के हवाले से कहा गया कि ऐसा करके अमेरिका प्रशांत क्षेत्र समेत पूरी दुनिया के सामने खुद को सबसे ताकतवर नौसेना शक्ति के तौर पर दिखाना चाहता है। 13वें दिन फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 56 पैसे की बढ़ोतरी हुई तो वहीं डीजल 63 पैसा महंगा हो गया है। अनामिका शुक्ला मामले के बाद फर्रुखाबाद जिले में 2 वार्डन और 2 शिक्षिकाएं भी संदेह के घेरे में हैं। इन चारों ने अपने अभिलेखों और आधार कार्ड का सत्यापन नहीं कराया है। अनामिका शुक्ला मामले के बाद सभी स्कूल के शिक्षकों और नॉन टीचिंग कर्मचारियों के मूल अभिलेखों के सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन समय खत्म होने के बाद भी इन्होंने अभिलेखों का सत्यापन नहीं कराया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने जून महीने के कार्यक्रम तय कर दिए हैं। ऐसे में बीजेपी का हर कार्यकर्ता मोदी सरकार की उपलब्धियों का पत्र लेकर जनता के बीच जाएगा। वहीं आने वाले योग दिवस को भी मनाने की तैयारी बीजेपी ने पूरी कर ली है। बता दें कि कोरोना काल में बीजेपी लगातार वर्चुअल तरीके से जनता के बीच संवाद बना रही है। देहरादून में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। देवभूमि में मौसम विभाग ने 25 जून तक अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि 19 जून के बाद यानी आज से प्रदेश के पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और देहरादून जिले में भारी बारिश हो सकती है। बता दें कि 21 जून तक राज्य में मानसून दस्तक देगा और आने वाले 1 हफ्ते में अच्छी बारिश होगी। बरेली में एटीएस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। इनामुल हक नाम का जिहादी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर उकसाने का आरोप भी लगाया गया है। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ट्रक के पीछे से टकरा गई। बताया जा रहा है कि चालक को झपकी आने से यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर में 2 ट्रकों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहजहांपुर की कचहरी में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस मारपीट में महिलाएं भी शामिल थी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से पहाड़ों में इस फायर सीजन में जंगल में आग लगने की घटनाएं कम देखने को मिली। पिछले साल जहां अब तक आग लगने की 361 घटनाएं आ चुकी हैं, वहीं इस बार अभी तक केवल 19 घटनाएं ही सामने आई है। पहाड़ों में हर साल 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन माना जाता है। हर साल बड़ी संख्या में आग लगने की घटनाएं सामने आती थी। यूपी में एसटीएफ हेडक्वार्टर से चाइनीज ऐप को बायकॉट करने का आदेश जारी किया गया। 52 चाइनीज ऐप हटाने के लिए आईजी एसटीएफ ने आदेश जारी किए। चाइनीज ऐप से डेटा चोरी होने की संभावना बनी हुई है। एसटीएफ में काम करने वालों के परिजनों भी चाइनीज ऐप हटा दिए हैं।
मुजफ्फरनगर में डिलीवरी के दौरान महिला और बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। गुस्साए लोगों ने पुरकाची थाना में हंगामा भी किया। वहीं हंगामे के बाद भी पुलिस ने पीड़ित की तहरीर नहीं ली। बरेली के फतेहगंज में बने राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। दरअसल अस्पताल में बिजली नहीं है, जिस वजह से गर्मी और तपती धूप से आने वाले मरीज को गर्मी में ही रहना पड़ता है। साथ ही अस्पताल कर्मचारी भी बिना पंखे और लाइट के रहने के लिए मजबूर हैं। बदायूं में एक चोर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के घर से उनके बच्चे की साइकिल चुरा ली है। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। चोर घर में आता है और इधर उधर देखने के बाद बच्चे की साइकिल उठाकर लेकर चला जाता है। चोर के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। फिलहाल इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पुलिस से शिकायत की है। रामनगर के कॉर्बेट पार्क में गुर्जर परिवार विस्थापन की मांग लगातार कर रहे हैं। इस लोगों को अभी तक कोई हक नहीं मिला है। वन गुर्जर कई सालों से विस्थापन की मांग सरकार से करते आ रहे हैं। वहीं टाइगर रिजर्व के निदेशक का कहना है कि पार्क के बफर जोन में जो गुर्जर परिवार रहते हैं, उनके विस्थापन की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में 4 मीटर लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। गांव में बनी नहर के पास अजगर दिखा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। वन विभाग ने रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ लिया है। हल्द्वानी के कटघरिया के नंदपुर में सड़क के किनारे दीवार पर बैठा हुआ तेंदुआ दिखा। ग्रामीणों ने तेंदुओं का वीडियो बना लिया। तेंदुआ दिखने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि आबादी इलाके में लगातार जंगली जानवर दिख रहे हैं। लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी है। चीनी झड़प में 20 जवानों के शहीद हो जाने के बाद लोगों का चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में रुड़की में रह रहे पूर्व सैनिकों ने भी सरकार से चीन को जवाब देने की अपील की है। चीन के खिलाफ पूर्व सैनिकों में भारी रोष है, जिसको लेकर पूर्व सैनिकों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंककर नाराजगी व्यक्त की है। अल्मोड़ा पुलिस ने माल रोड शिखर होटल से शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला और शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं पुलिस उपाध्यक्ष ने कहा कि लद्दाख में चीन के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों ने देश के लिए महान बलिदान दिया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए अल्मोड़ा पुलिस ने कैंडल मार्च निकाला है। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद हुए सैनिकों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस महानगर उपाध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि देश के शहीद हुए जवानों की जगह चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक सैनिक के बदले 10 सर लाए जाएं। कटिमा में भी चीनी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चाइना का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर चंपावत के पूर्व कांग्रेस विधायक हिमेश खरकवाल ने कहा कि चाइना के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। हमें विश्वास है भारत की सेना चाइना से अब अपनी इंच इंच भूमि वापस लेगी। भारत की 130 करोड़ जनता आज भारतीय सेना के साथ खड़ी है। काशीपुर में व्यापारियों ने भी चीनी उत्पादों का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके चलते व्यापारियों ने अपनी दुकान के बाहर पोस्टर लगाकर चीनी सामान का बहिष्कार किया है। साथ ही व्यापारियों ने केंद्र सरकार से भारत में बने सामान पर टैक्स कम करने और चीन से आने वाले सामान पर अत्यधिक टैक्स बढ़ाने की मांग की है, जिससे लोग भारत में बने सामान को खरीदे और चीन को हराने में मदद कर सके। शामली में चीन की कायराना हरकत के बाद आक्रोशित भीम आर्मी के 6 से अधिक कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के सामने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन किया और सरकार से जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर जवानों की आवश्यकता हुई तो भीम आर्मी सेना भी पीछे नहीं हटेगी।
एटा के उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों में चीन के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला, जहां चीन का विरोध करते हुए बाजार बंद करके व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष सहित सैकड़ों लोगों ने चीन का पुतला फूंका। व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अतुल राठी ने बताया कि व्यापार मंडल के व्यापारी अपने भारत देश के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 21 जून को होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की है, वो घर पर परिवार के साथ योग करे। साथ ही कहा कि महामारी के कारण हमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना है। हम असाधारण समय में छठे योग दिवस को चिन्हित कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस के कारण घाटे को कम करने के लिए बैटिंग कोच ग्रीम हिक के साथ ही 40 और कर्मचारियों को हटा दिया है। सीए के बजट में लगभग 200 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। सीए और अन्य स्टेट एसोसिएशन में अब तक 200 लोगों की छटनी भी हो चुकी है। कोरोना वायरस के बीच दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट की वापसी हो रही है। 27 जून को सेंचुरियन में एक्सपेरिमेंटल तौर पर सॉलिडेटरी कप खेला जाएगा। इसमें सिर्फ 36 ओवर का एक ही मैच होगा, जिसमें एक साथ 3 टीमें खेलेंगी। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी इंग्लैंड में 8 जुलाई से वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट से होने वाली है। कोरोना वायरस के कारण एक बार टल चुके फ्रेंच ओपन की तारीख को दोबारा आगे बढ़ाया गया है। अब ये टेनिस ग्रैंड स्लैम 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक होगा। सबसे पहले टूर्नामेंट को 24 मई को होना था, इसके बाद इसे 20 सितंबर तक टाल दिया गया था। दो हाथी का नहाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक हाथी जिस तरीके से नहाता हुआ नजर आ रहा है, वो सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक बहुत ही प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेंदुआ एक शख्स के साथ फ्रेंडली नजर आता है। तेंदुए को सहलाने के लिए शख्स ने पिंजरे के अंदर हाथ डाला तो उसने भी एक बच्चे की तरह रिएक्शन दिया, जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। इस वीडियो को नेचर एंड एनिमल पेज ने शेयर किया है।